नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे वन समाज और उपनिवेशवाद। क्लास 9th का है ये चैप्टर। 2 चैप्टर बच चुका है। एक ये चैप्टर है, उसके बाद एक और चैप्टर है। माफ़ कर दीजिएगा, मुझे वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। तो आज मिला है तो मैं आज इसे निपटा ही देता हूँ। तो आज आप इसे सही से देख लो, आपको समझ में आएगा। तो पहले इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए पहले समझिए आदिवासी। चैप्टर का नाम है वन समाज और उपनिवेशवाद। मतलब इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में वन समाज की व्यवस्था कैसी थी और वन समाज में उपनिवेशवाद को कैसे बढ़ाया गया। वहाँ पर अंग्रेज लोग जाकर अपना शासन व्यवस्था कैसे कंट्रोल में लिया, जिस कारण वहाँ से बहुत सारे लोग क्रांतिकारी उभर के आए और देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। मतलब अपनी आज़ादी को बचाने के लिए वो एक देश की क्रांति बनकर उभरे। उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले समझिए आदिवासी के बारे में। आदिवासी कौन है, पहले से पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। आदिवासी भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। ये लोग प्राचीन समय से जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। इनका जीवन पूरी तरह जंगल और प्रकृति पर निर्भर होता था। भोजन, लकड़ी, औषधि, शिकार और खेती के साधन उन्हें जंगल से ही प्राप्त होते थे। आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं, भाषा और जीवन शैली होती थी। वे छोटे छोटे समूहों या कबीलों में रहते थे और अपने सरदार या मुखिया के नेतृत्व में जीवन बिताते थे। देखो, मतलब जो आदिवासी हैं वो पहले क्या थे, पूरी तरह पहले क्या अभी क्या पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर रहते थे। मतलब रहते हैं, वो अपना भोजन सारा जंगल से ही प्राप्त करते हैं। खाने का भोजन हो चाहे रहने का कोई आवास हो, सारा वो जंगल में रहना ही पसंद करते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि वो बाहरी दुनिया से एकदम हट के रहना चाहते हैं। उन्हें जंगल ही क्या है, पसंद है। उसका जंगल ही सब कुछ है, जंगल ही उसका घर है। मतलब हमारे देश की अगर मूल निवासी माना जाए तो आदिवासी ही है। मूल निवासी आदिवासी है हमारे देश का। चलिए समझते आगे। आगे है आदिवासियों का पारंपरिक जीवन कैसा है, समझो। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों का जीवन काफ़ी स्वतंत्र और प्रकृति पर आधारित था। अभी भी प्रकृति प्रेमी है वो लोग। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, पहला क्या है, वे जंगल से फल, जल, जड़, शहद और लकड़ी प्राप्त करते थे। शिकार और मछली पकड़ना उनका प्रमुख काम था। कई जनजातियां झूम खेती करती थी। झूम खेती होता है कि अलग अलग जाकर अलग अलग स्थानों पर खेती करना। मतलब एक प्रकार की इस प्रकार की खेती थी कि जैसे कुछ जंगल के कुछ पेड़ काट दिए जाते थे, वहाँ पर मतलब कुछ सालों तक, मतलब 1 साल तक मान लो एक बार खेती किया, फिर उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान जाते थे, वहाँ के जंगल को थोड़ा साफ करते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। मतलब जिस स्थान को छोड़ा वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे उगाते थे, फिर वहाँ जंगल बन जाता था। मतलब वो खेती को इसी तरह बरकरार रखता था, जिसे हम झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो करना वो पसंद करते थे। अगला क्या है, जंगल और ज़मीन पर उनका सामूहिक अधिकार था। कहने का ये मतलब हुआ कि जंगल और ज़मीन पर सभी लोग का अधिकार था। ये नहीं कि ये जंगल मेरा पर्सनल है, हम इसका मालिक हैं, ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्या इसमें इसमें कि अगर वो कबीले में तो पूरे कबीले का क्या होगा, उस पर अधिकार होगा। अगला क्या, उनका धर्म और संस्कृति प्रकृति पूजा पर आधारित थी। मतलब वो प्रकृति को ही पूजता है, मतलब पेड़ पौधे को पूजता है। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति लवर, नेचर लवर बोल सकते हैं आप लोग। आगे समझिए तीसरा पॉइंट, अगर दूसरे टॉपिक का बात करें, इसमें बोलता है अंग्रेजों की वन नीति और आदिवासियों पर प्रभाव। जब अंग्रेज हमारे देश में अपना शासन व्यवस्था चलाने लगे तो आदिवासियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझेंगे। पहला क्या, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन स्थापित किया तो उन्होंने जंगलों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे क्या होता है, खनिज संपदा, लकड़ी सब कहाँ से प्राप्त होगा, जंगल से प्राप्त होगा। तो जंगल पर क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले उसने आदिवासियों पर टारगेट किया। वन कानून, पहले वन कानून लाया गया। क्या लाया, 1865 ईस्वी और 1878 में अंग्रेजों ने वन कानून बनाए। इन कानूनों के अनुसार क्या था, जंगल सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। ये कहने का मतलब है कि अब जंगल आदिवासियों का नहीं है, सरकार का चलेगा। अभी भी सरकार का ही है, हम बोलते हैं जंगल सरकार का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल किसका, आदिवासियों का है। आदिवासियों को जंगल में शिकार और खेती करने से रोक दिया गया। लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई। जंगलों का उपयोग रेलवे और उद्योगों के लिए किया जाने लगा। उस समय रेलवे में जो स्लीपर बनते, स्लीपर जो अभी आजकल तो सीमेंट का बनता है, जो पटरी के बीच में डाला जाता है ना, तो वो पहले लकड़ी का बनता था। तो वो जो लकड़ी को प्राप्त करने के लिए जंगल से पेड़ काटे जाते थे। आगे इसके परिणाम क्या हुए, आदिवासियों का पारंपरिक जीवन नष्ट होने लगा। मतलब जो जिस तरह वो जी रहा था, जब जंगल उंगल नष्ट होने लगेगा तो उसका भी जीवन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। जिससे उसका जीवन क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, प्रभावित होने लगा। और लोग क्या हो गए, परेशान होने लगे वहाँ पर। आगे उन्हें जंगलों से बाहर निकलना पड़ा। कई आदिवासी मजदूर बन गए कि चलो भाई जंगल में कुछ रहा नहीं है, अब मजदूरी करके किया जाएगा, अपना भरण पोषण किया जाएगा। पहले आदिवासी लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते थे। बस इसी कारण क्या था, जो बोलता था वो समझ लेते, बेचारे सीधे एकदम दिल के साफ होते हैं। आदिवासी एकदम दिल के साफ होते हैं। आगे समझिए आदिवासियों का शोषण। अंग्रेजों के शासन में आदिवासियों का बहुत शोषण हुआ। शोषण के मुख्य कारण क्या थे, जमींदारों द्वारा जमीन छीन ली गई, महाजनों ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया, ठेकेदारों ने आदिवासियों से जबरन मजदूरी करवाई, पुलिस और सरकारी अधिकारियों भी अत्याचार करते थे। आदिवासी के ऊपर जो चाहा वो आकर क्या किया, शोषण किया। चाहे अंग्रेज हो, चाहे जमींदार हो, चाहे पुलिस हो, सभी लोगों ने अपना अपना शोषण किया, अपने अपने फायदे के लिए आदिवासियों को उस समय परेशान किया। आगे समझिए इस कारण आदिवासी समाज में असंतोष बढ़ने लगे। लोग क्या हो गए, उन लोगों के प्रति क्या हो गए, आक्रोशित हो गए। सोचे घर मेरा था, हम यहाँ रहते थे और बाहर से लोग आकर हमारे ऊपर शासन व्यवस्था करके हम ही के ऊपर क्या कर रहा है, मतलब अत्याचार कर रहा है। ये सोच उनकी क्या हो गई, एक आक्रोश का कारण बन गया। आगे प्रमुख आदिवासी विद्रोह, अब कुछ पढ़ते हैं जिस कारण विद्रोह हुआ आदिवासी में, समझते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों ने विद्रोह किया। इन विद्रोह का उद्देश्य अपनी जमीन, जंगल और स्वतंत्र जीवन की रक्षा करना था। अब सोच लिया कि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल क्या होगा, ये लोग पूरी तरह हमारे जंगल को क्या कर लेगा, हड़प लेगा और हमें जंगल से बाहर निकाल देगा। ऐसे भी तो मेरे घर को बर्बाद ही कर रहा है, धीरे धीरे ये मुझे भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो अब आवाज़ क्या, अब नहीं उठाना तो कब उठाना। इसलिए जितने भी आदिवासी समाज के लोग थे, बाहर के लोगों के ऊपर क्या हो गया, एकदम टूट पड़े। इससे बहुत सारे आंदोलन हुए। कुछ कुछ ऐसे ऐसे आंदोलन हैं जिसे आज इतिहास के पन्नों में हम जानते हैं और उसे पढ़ते हैं। पहला क्या है,
पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1778 से 1785 के मध्य में हुआ था। क्षेत्र कहाँ हुआ था? राजमहल की पहाड़, ये भी झारखंड में पड़ता है ना, वर्तमान में झारखंड में था। पहले झारखंड में है, पहले कहाँ था? बिहार में था, लेकिन बिहार झारखंड तो पहले क्या था? एक ही था ना। इसके जो नेता थे तिलका मांझी थे। अभी भी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, तिलका मांझी का स्टेचू लगा है भागलपुर में, आप जाकर आप देख सकते हो। आप भागलपुर कभी गए हो नहीं तो गूगल पर सर्च कर लेना। इसका कारण क्या था? राजमहल पहाड़ियों में रहने वाली पहाड़िया जनजाति, कौन सी जनजाति? पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण से असंतुष्ट थी। अंग्रेजों ने कर वसूली और प्रशासनिक हस्त से बढ़ा दिया था। तिलका मांझी ने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए और स्थानीय लोगों को संगठित किया। अंततः अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1785 में फांसी पर चढ़ा दिया। उसने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा युद्ध छेड़ा था? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छुप के वार करना। गुरिल्ला शिवाजी भी क्या करते थे? गुरिल्ला युद्ध करते थे। समझिए आगे। दूसरा युद्ध कौन सा? तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह हुआ कहाँ था? छोटा नागपुर, ये झारखंड में था। देखिए आदिवासी हमारे कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है आपको पता नहीं चाहिए। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब मतलब। फिर उसके बाद अगर पूर्वांचल में चले, पूर्वी भारत में अगर आप जाओगे तो जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब राज्यों में आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। इन सब राज्यों में मिलता है ना। तो छोटा नागपुर झारखंड। अत्यधिक लगान और जमीन पर कब्जा के कारण, इसका कारण क्या था? अत्यधिक लगान और जमीन पर कब्जा। तमाड़ क्षेत्र के आदिवासी अंग्रेजों की नई कर नीति और जमींदारों के अत्याचार से परेशान थे। अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। इससे आदिवासियों से असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने सेना की मदद से इस आंदोलन को भी क्या कर दिया? दबा दिया। मतलब ये भी आंदोलन क्या हुआ? सक्सेस नहीं हुआ था। अगला समझते हैं चेरो विद्रोह। ये हुआ कहाँ था? पलामू क्षेत्र झारखंड में, ये भी झारखंड में हुआ था। कारण क्या था? अंग्रेजी हस्तक्षेप और कर वसूली। मतलब जो तमाड़ विद्रोह का कारण था वही किसका था? चेरो विद्रोह का। इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। चेरो जनजाति के लोग अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाया और वसूली शुरू की। इससे चेरो जनजाति के लोगों ने विरोध किया और विद्रोह किया। अंततः अंग्रेजों ने सैन्य बल से इसे भी दबा दिया। आगे समझते हैं। अगला क्या है? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह क्या था? ये कौन से क्षेत्र में? बंगाल और बिहार के जंगल क्षेत्र में, मतलब झारखंड में हो गया, बंगाल का भी कुछ क्षेत्र था, वहाँ भी कौन सा विद्रोह हुआ था साथ में? चुआर विद्रोह। इसके नेता कौन थे? दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह। ये जो सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप आगे पढ़ोगे, अगर कंपटीशन का तैयारी करोगे तो उस समय ये सब क्वेश्चन आते हैं कि चुआर विद्रोह कब हुआ, तमाड़ विद्रोह कब हुआ। आपको बीपीएससी दे दो, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, जो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपका ये एग्जाम में पूछता है, एकदम सेम टू सेम पूछेगा। आप अच्छे से पढ़ो इसको, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। तो चुआर विद्रोह मुख्य रूप से कठोर लगान व्यवस्था और जमीन छीनने के कारण हुआ। स्थानीय जमींदारों अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर चुआर जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह कई वर्षों तक चला, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया। मतलब जितने भी विद्रोह हुए, आदिवासियों को दबाने के कारण ये विद्रोह क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। मतलब हाई टैक्स के कारण। पांचवा विद्रोह की बात किया तो हो विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी झारखंड में हुआ था, सिंहभूम जिले के नाम में हुआ था। कारण क्या था? अंग्रेजों का क्षेत्रफल नियंत्रण। सेम था इसमें पढ़ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। इसके कारण क्या था? जमींदार और महाजनों का अत्याचार। कोल जनजाति के लोगों ने बाहरी जमींदारों और महाजनों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने बाहरी लोगों को जमीन देना शुरू कर दिया था, जिससे आदिवासियों की जमीन छीनने लगी। इससे नाराज होकर कोल जनजाति ने व्यापक विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इसे कठोरता से दबा दिया। सातवां ये भूमिज विद्रोह। क्षेत्र बंगाल और झारखंड क्षेत्र। इसके जो नेता थे गंगा नारायण सिंह। भूमि जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के कर नीति और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों का विरोध किया और कई स्थानों पर संघर्ष किया। आठवां ये संथाल विद्रोह। 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। जब क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हो रही थी, उस दौरान भी ये संथाल विद्रोह का इफेक्ट देखने को मिला होगा ना। 57 में हुआ था, 56 तक चला था ये विद्रोह। झारखंड और बिहार में हुआ था। इसके नेता थे सिद्धू कानू, चांद और भैरव। ये चार आदमी थे। मुख्य रूप से सिद्धू कानू के बारे में पूछता है संथाल विद्रोह में। चांद और भैरव भी रहते हैं, आप याद कर लोगे। संथाल विद्रोह भारत का एक बड़ा आदिवासी आंदोलन था। संथाल लोग जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के शोषण से परेशान थे। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया, लेकिन बाद में संथाल परगना नाम का अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया। नौवां ये मुंडा विद्रोह, जिसको उल गुलान विद्रोह भी बोलते हैं, जिसके मुख्य नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ लेना। छोटा नागपुर नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को उल गुलान अर्थात महाविद्रोह कहा गया। इसका उद्देश्य आदिवासियों की जमीन वापस लेना और शोषण समाप्त करना था। हालांकि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया, लेकिन इसके बाद भूमि संबंधी कानूनों में सुधार करना पड़ा। बिरसा मुंडा के बारे में हो सकता है अगर क्लास अगर लेना हो तो अगर आपको पसंद हो तो आप कमेंट करो, मैं बिरसा मुंडा के बारे में अलग से पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। आगे कंध विद्रोह, ये लास्ट विद्रोह, इसके बारे में नहीं भी जानने को दिक्कत है, समझ लो फिर भी। ये इसका क्षेत्र कहा था ओडिशा। कारण अंग्रेजों का सामाजिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप था। कंध जनजाति अंग्रेजों के हस्तक्षेप से असंतुष्ट थी। अंग्रेजों ने उनकी परंपरा और सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया। इसके विरोध में कंध जनजाति ने विद्रोह किया, जिसके बाद में अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया। मतलब जितने भी विद्रोह हुए सभी को अंग्रेजों ने दबाने का काम किया। विद्रोह के कारण एक ही था, उसका जमीन हड़पना, उस पर टैक्स लगाना, बस यही दो कारण थे मुख्य रूप से। जिस कारण क्या हुआ? ये विद्रोह शुरू हुआ। तो ये इतने सारे विद्रोह थे। हम उम्मीद करते हैं कि सारा विद्रोह आप समझ लिए होंगे। और क्या हुआ? वन समाज और उपनिवेशवाद, इसका ही एक इफेक्ट है। इतना ही पढ़ना है आपको आपकी इस किताब में। अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा अच्छे तरीके से। जो छूट गया टॉपिक क्वेश्चन आंसर में मैं उसे निपटा दूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।